आइए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो है नीट यूजी 2026 परीक्षा का रद्द होना। देखिए, ये सिर्फ एक पेपर लीक की आम खबर नहीं है। असल में हम सिस्टम की उन कमजोरियों, अनदेखी की गई चेतावनियों और उस पूरे प्रशासनिक ढांचे के ढहमे की परतें उधेड़ने वाले हैं जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम लीक की इनसाइड स्टोरी समझेंगे, फिर 2024 में मिले उन वार्निंग साइंस को देखेंगे जिन्हें इग्नोर किया गया। इसके बाद एनटीए की अंदरूनी खामियों, दरकिनार की गई एक्सपर्ट्स की सिफारिशों और आखिर में इस पूरे बवाल का छात्रों पर क्या असर पड़ा, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, लीक की पूरी संरचना। मेडिकल एंट्रेंस केस, भारी दबाव और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझे बिना हम इस हालिया संकट को बिल्कुल डिकोड नहीं कर सकते। जरा इन आंकड़ों के बारे में सोचिए। एक तरफ लगभग 23 लाख कैंडिडेट्स हैं और दूसरी तरफ बमुश्किल 1,10,000 एमबीबीएस सीटें। मतलब इतनी भारी डिमांड और इतनी कम सप्लाई इस एग्जाम को योग्यता जांचने की बजाय एक एलिमिनेशन टेस्ट बना देती है। ये एक ऐसा प्रेशर कुकर वाला माहौल है जहां चीटिंग और पेपर लीक के इस करोड़ों रुपए के काले कारोबार को सीधा फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है। अब देखिए कि ये पेपर असल में लीक हुआ कैसे। 2026 के पेपर का फिजिकल सफर वाकई चौंकाने वाला है। शुरुआत होती है पुणे में एक हार्ड कॉपी से, जो नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचती है, जहां उसकी तस्वीरें ली जाती हैं। वहां से ये गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचता है और आखिरकार राजस्थान के जमवारामगढ़ में दो भाइयों द्वारा पूरे 30 लाख रुपए में खरीदा जाता है। और फिर ये पूरे नेटवर्क में आग की तरह फैल जाता है। अब इस नंबर 120 पर जरा ध्यान दीजिए, ये बहुत अहम है। जांच में सामने आया कि जो गेस्ट पेपर सर्कुलेट किया जा रहा था, उसमें 410 में से लगभग 120 से 135 सवाल असली परीक्षा से हूबहू मेल खाते थे। और मजे की बात देखिए, इन स्कैन किए गए पीडीएफ को सीकर जैसे कोचिंग हब में हर एक छात्र को 2 से 5 लाख रुपए में बेचा गया। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बल्कि एक फुल स्केल इंडस्ट्री बन चुकी थी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, 2024 के वो वार्निंग साइंस। 2026 का ये क्राइसिस कोई अचानक हुआ एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसकी स्पष्ट भविष्यवाणी 2 साल पहले ही हो चुकी थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, जरा वो समझते हैं। 2024 में वंशिका यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि तब हजारीबाग और पटना के लीक से सिर्फ 155 छात्रों को फायदा हुआ था और इसे एक बड़ा सिस्टमिक फेलियर नहीं माना गया। लेकिन इसके ठीक उलट 2026 में सिस्टम इस कदर ढह गया कि इस बार पूरी की पूरी परीक्षा को ही रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये टाइमलाइन उन 21 महीनों के क्रिटिकल गैप को दिखाती है, जब लगातार मिल रही चेतावनियों को बस फाइलों में दबा दिया गया। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर अक्टूबर 2024 में डॉक्टर राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट, दिसंबर 2025 में संसदीय पैनल ने भी चेतावनी दी कि ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियां अभी भी ठेके ले रही हैं। और फिर मई 2026 में इस अनदेखी का बम फूट गया। तो अब सवाल उठता है कि भाई एनटीए के अंदर आखिर चल क्या रहा था। हमारे तीसरे हिस्से में हम इसी सिस्टमैटिक फेलियर यानी संस्थागत विफलता का पोस्टमार्टम करेंगे। एनटीए का जो लीगल स्ट्रक्चर है वही अपने आप में बहुत सी बातें साफ कर देता है। देखें, यूपीएससी जैसे संवैधानिक निकाय के उलट एनटीए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड महज एक सोसाइटी है। मतलब ये कि ये कानूनी रूप से एक बहुत ही हल्का निकाय है जिसके पास अपना खुद का कोई स्थायी कैडर तक नहीं है। ये संस्था डेप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों पर निर्भर है, जो कि गोपनीयता और सिक्योरिटी का एक लॉन्ग टर्म कल्चर बनाने में सबसे बड़ी रुकावट है। और अगर हम इसके लॉजिस्टिक्स को देखें तो कमजोरियां साफ नजर आती हैं। प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे क्रिटिकल काम प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्स किए जाते हैं। फिर ओएमआर शीट को फिजिकली हैंडल करने का रिस्क, बिना ठीक से वेरीफाई किए प्राइवेट सेंटर्स का इस्तेमाल और एक ही दिन में इतने लाखों बच्चों का मेगा एग्जाम कराना, ये सब मिलकर एक ऐसा सिंगल पॉइंट फेलियर सिस्टम बनाते हैं जहां एक छोटी सी सेंधमारी से पूरा का पूरा नेशनल एग्जाम कोलैप्स हो जाता है। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इनकी जो जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी थी ना, वो ग्राउंड रियलिटी के सामने पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। एनटीए की फिजिकल सिक्योरिटी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग और पुलिस एस्कॉर्ट उन मॉडर्न सॉल्वर गैंग के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुए, जो डार्क वेब पर एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और हाईटेक वियरेबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे।
मतलब आप तलवार से लेजर गाइड मिसाइल का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना। चलिए अब चौथे पॉइंट पर आते हैं, एक्सपर्ट्स की वो सिफारिशें जिन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। ये वो सोल्यूशन थे जो ऑफिशियली प्रपोज किए गए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति ने कोई एक दो नहीं, पूरी 101 ऐसी सिफारिशें दी थीं जिन पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता था। इनमें सबसे ज़रूरी था फिजिकल पेपर से हटकर डिजिटल एन्क्रिप्टेड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी की तरफ जाना। इसके अलावा प्राइवेट सेंटर्स का खेल खत्म करने के लिए 1000 सरकारी परीक्षा केंद्र बनाना और आधार बेस्ड डिजी एग्जाम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू करना शामिल था। और फिर खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि कमांड चेन में चूक हुई थी। भाई प्रशासन ये दावा कर रहा था कि वो एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को शब्दशाह लागू कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शिफ्ट होने का सबसे जरूरी कदम 2027 तक के लिए टाल दिया गया और इस बीच ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियां आराम से अपना काम करती रहीं। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, इन सबका असर। इन ब्यूरोक्रेटिक और लीगल फेलियर्स की सबसे भारी कीमत आखिर में चुकाता कौन है? ये हमें बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे पेपर लीक सीधे तौर पर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के खिलाफ है। इस बार बार परीक्षा देने के चक्कर में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों पर जो आर्थिक बोझ पड़ता है वो उनकी कमर तोड़ देता है। इससे शहरी और ग्रामीण के बीच का फासला और बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ ये अरबों डॉलर की अनियंत्रित कोचिंग इंडस्ट्री छात्रों के मन में किसी भी कीमत पर जीतने की मानसिकता को बिल्कुल नॉर्मल बना देती है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 13,000। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि हर साल 13,000 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। बस इसी के इर्द गिर्द जिंदगी घूम रही है। तैयारी करो, एग्जाम दो, पेपर लीक हो जाए और फिर एग्जाम कैंसिल। ये जो अंतहीन चक्र है, ये हमारे युवाओं को जिस भयानक डिप्रेशन और मानसिक आघात में धकेल रहा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हालांकि इस संगठित अपराध को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक नया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लेकर आई है, जिसमें 3 से 10 साल की जेल जैसी सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन शिक्षा के संवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से स्टेट पुलिस और सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसीज के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग में जो देरी होती है, वो इस सख्त कानून के असर को भी काफी हद तक कमजोर कर देती है। तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा और चुभने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब नीतिगत वादे और एग्जीक्यूटिव एक्शंस फेल हो जाते हैं, तो इस पूरे सिस्टम के ढहने की असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? ये चर्चा हम यहीं छोड़ रहे हैं, ताकि हम सब इस पर सोचें और सिस्टम में जवाबदेही की मांग करना जारी रखें। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद।